Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari. Welcome you all to the chapter number 4, which is called as Debt, Capital and Deposit. And you're watching the part number 2. The name of the subject is Company Law, CS Executive. और जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं कहूँ कि स्टार्ट भी कर दिया था और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी जिसमें आई सपोज हमने ये समझा था कि जो कैपिटल है उसकी नीड्स कैसे अराइज होती हैं और वो कैसे ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए एंड देन वी डिड टॉक अबाउट अल्ट्रा वायरस क्या है और हर कंपनी की बोरोइंग की कैपेसिटी है। अच्छा आप खुद ही सोचिए, इससे पहले मैं आज कुछ भी नया टॉपिक जो है उसके बारे में बात करूं और शुरुआत करूं, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि जैसे बैंक है, बैंक पैसा तो बैंक के पास है, तो बैंक सबको लोन जितना, अगर मैं चाहता हूँ 1 करोड़ का लोन, आप चाहते हैं 100 करोड़ का लोन, कोई और चाहता है 1000 करोड़ का लोन फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों नहीं दे देता बैंक? बैंक को क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यही है बैंक को कि लोन देना ही इट्स लोन इज लाइक अ टू वे प्रोसेस। जैसे कि कम्युनिकेशन होता है, दो लोग होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर, बोलने वाला सुनने वाला। ऐसे ही लोन के अंदर भी यही है कि लोन दे दिया, दैट डज नॉट सर्व द पर्पस, वापस भी तो मिलना चाहिए। तो हर बैंक जिस तरीके से ये तय करता है कि कौन सा इंडिविजुअल कितना पैसा उसको वापस दे पाएगा और उसकी रीपेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे ही लोन देता है, तो सेम गोज विद द कंपनी। कोई अगर कंपनी बना ली किसी ने, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बस कंपनी बन गई तो बस नाम से ही सब कुछ चलेगा, कि बस मेरी कंपनी है तो हर बैंक अनलिमिटेड अमाउंट का लोन देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ भी वही क्राइटेरिया चलेंगे कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, कंपनी का जो बाकी फाइनेंशियल्स हैं उसमें किस तरीके से क्या है, कंपनी की मार्केट रेपुटेशन क्या है, इन सब चीज़ों पे डेफिनेटली बेस्ड होगा कि कितना लोन दिया जाएगा। तो जब आज हम अपना ये चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, सो वी गोना स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज इंट्रा वायरस बोरोइंग बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात कही थी और समझाया था कि देखिए एक चीज़ है अल्ट्रा वायरस और एक है इंट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस के बारे में हमारी बात काफ़ी हो चुकी है, बट क्योंकि ये एकदम नया पार्ट है, ये एक तरीके से नया टॉपिक की अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, सो एक आध मिनट के अंदर मैं जल्दी से आपको दोबारा से रिकैप्चुलाइज करा देता हूँ कि अल्ट्रा वायरस है क्या। बोल के ही बता रहा हूँ, लिख के मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड पावर्स, वो काम जो कोई नहीं कर सकता। कोई का मतलब कोई भी नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो रिलायंस का हो, कोई टाटा का हो, कोई इंडिविजुअल हो या जनरल पब्लिक क्यों ना हो, कोई नहीं कर सकता। अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे कि मैंने कहा था और आप जानते हैं चैप्टर 2 में हमारी काफ़ी बात हुई है इसके बारे में। अभी मैंने सिर्फ एक ही पार्ट इसका यूट्यूब पे अपलोड किया था चैप्टर 4 का। वहाँ पे बच्चों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लग गए कि सर आपका पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, सेकंड पार्ट अपलोड कर दीजिए प्लीज़ वगैरह वगैरह। बिकॉज एक तो मैं मॉड्यूल देखो फॉलो कर रहा हूँ और उसके साथ साथ कंसेप्ट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज जब मैं फाइनल पढ़ा चुका हूँ सारा, आप खुद जानते हैं, बार फाइनल जब मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ, ये नहीं कि एक आध दो, सारे के सारे पढ़ा चुका हूँ, तो ऑब्वियसली आई हैव द अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से स्टूडेंट को समझ में आएगा। और मॉड्यूल जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम जितना कवर कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है, जो कि बहुत सारी जगह कट शॉर्ट होता ही नहीं है, आप जानते हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था अल्ट्रा वायरस के बारे में, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी है ना, हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और मिनिमम 2 मेंबर्स की बात कही गई है, यानी इतना होना ही चाहिए। अब कोई ये कह दे कि ठीक है कोई प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम नहीं ले रहा कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि नाम से फर्क नहीं पड़ता, डेजिग्नेशन से फर्क पड़ता है। तो जिसके पास इतनी पावर है, जो कंट्री चलाता है, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं जी प्राइवेट कंपनी में 2 नहीं 1 डायरेक्टर होगा। तो हम कहते हैं कि वो भी कह जरूर सकते हैं, कहने के रोक नहीं है किसी को, कोई कुछ भी कहे, पर एप्लीकेबिलिटी उस बात की हो नहीं सकती। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी के कहने पे भी बदली ना जा सके, अनटिल अनलेस पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाए उसको चेंज कर दे, तो वो अलग हो जाएगा। बट कोई भी ऐसी चीज जो कोई नहीं कर सकता, सबके लिए इक्वल है, जैसे कि मेरे लिए भी प्राइवेट कंपनी में अगर मुझे बनानी है 2 डायरेक्टर्स चाहिए, आपके ऊपर भी यही रूल एप्लीकेबल है। कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी कंपनी बनवाएगा प्राइवेट, उसके ऊपर भी यही रूल एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम नहीं कर सकते और हम में से कोई नहीं कर सकता जब तक वो लॉ के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता,
वो अल्ट्रा वायरस है। जबकि इंट्रा वायरस क्या है? इंट्रा वायरस वो चीज है जो शायद एक डायरेक्टर नहीं कर सकता, बट अगर सारे डायरेक्टर्स एक साथ मिल जाएं तो वो कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि इंट्रा वायरस वो चीज है जो लीगली अलाउड है, लीगली पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, पर आपकी अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शायद उस सिचुएशन में आप ये काम नहीं कर सकते। आई नो आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल हो जाए, तो बिल्कुल होगा एक एग्जाम्पल। देखिए मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब हुआ क्या, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एबीसी लिमिटेड। नाउ मैं यहाँ पे लिमिटेड लिखूँ या मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो चाहे आप जो भी लिख सकते हैं। अब इस कंपनी में मैं यहाँ पे जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा वायरस। तो यहाँ पे समझाते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसके अंदर 3 डायरेक्टर्स हैं। एक डायरेक्टर का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ये एग्जाम्पल ही है ना एकदम। अब कंपनी ने ये अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर, कंपनी का जो कोई भी डायरेक्टर है, अगर वो कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहे, बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना चाहे, तो अकेले साइन करके सिर्फ वो 1 लाख रुपए निकाल सकता है। यानी अगर 1 लाख से ज़्यादा कंपनी के बैंक अकाउंट से निकालना है तो कोई एक डायरेक्टर अकेले साइन करके नहीं निकाल सकता, उसमें तीनों डायरेक्टर्स को साइन करना होगा। यानी ए को भी करना होगा, बी को भी करना होगा और सी को भी करना होगा। तो मैंने क्या कहा कि ये कंपनी के एओए में लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं एओए इज फॉर द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपनी, कि भाई अगर कंपनी के बैंक अकाउंट से 1 लाख या उससे कम निकालना है, लाइक मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज, तो ठीक है, कोई भी एक डायरेक्टर चाहे ए चाहे बी चाहे सी साइन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उसको। पर अगर 1 लाख से ज्यादा निकालना है, लाइक हायर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा निकालना है, तो ये क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा है एओए के अंदर कि फिर जो जितने भी डायरेक्टर, अभी 3 दिख रहे हैं आपको, तो तीनों को ही साइन करना होगा, उसके बगैर आप 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसमें इंट्रा वायरस क्या, आपका एक क्वेश्चन होगा, तो अब वही मैं समझा रहा हूँ। अब कोई एक डायरेक्टर है जिसका नाम यहाँ पे 3 जो लिखे हैं ए बी सी, तो उनमें से एक डायरेक्टर है बी। उसने 2 लाख के चेक पे खुद साइन कर दिया और बैंक चला गया, कहता है कि सर ये 2 लाख रुपए दे दीजिए। कंपनी के बैंक अकाउंट में काफी सारे पैसे पड़े हैं, तो वो दिक्कत नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं काफी सारे, पर बैंक ने मना कर दिया। बैंक ने बोला नहीं, हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते। तो बी ने बोला भाई क्यों नहीं दे सकते, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, हमारी कंपनी के पैसे हैं, आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? तो ये थोड़ा गुस्सा हो गया। तो ये जो चीज़ है बैंक ने समझाया कि सर देखिए, ये आपकी कंपनी के आर्टिकल्स जो आपने बैंक में बैंक अकाउंट खोलते हुए सबमिट किए हैं, क्योंकि एओए वगैरह अकाउंट ओपन करते हुए सबमिट करना पड़ता है। जैसे अपन लोग अपना आधार, पैन कार्ड ये सब करते हैं ना सबमिट, वैसे ही कंपनी में, कंपनी का वो तो होता नहीं है, वोटर आईडी तो होता नहीं है। तो यही चीज़ें होती हैं जो बेसिकली कंपनी की आइडेंटिटी बनती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये उसके एओए और एमओए में लिखा होता है। तो बैंक के मैनेजर यही कह सकता है कि मिस्टर बी, आप ये समझिए, देखिए फलाना पॉइंट में आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के फलाना पॉइंट में, मतलब पॉइंट नंबर 5 में, 6 में या 50 में जो भी लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख से ज्यादा का पैसा विड्रॉ करना है तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को साइन करना है। तो हम जो मैनेजर होगा बैंक का, वो बी को समझाएगा सर हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, हम ये कह रहे हैं कि जो आप मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, मेथड मतलब क्या, जो बी ने अकेले साइन किया है, ये वाला जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं सर, ये गलत है, क्योंकि आपके खुद के आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे डायरेक्टर्स को साइन करना है, और एज पर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी में तो सर 3 डायरेक्टर है। ये सारी बात बैंक मैनेजर बी को बोल रहा है कि सर 3 डायरेक्टर है, ए है और आप खुद हैं, बी है और सी है, तो आप ये चेक पे ए और सी के भी साइन करा के लेके आइए, तो ही हम आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे दे पाएंगे। हाँ, अगर आपको 1 लाख तक ही रुपए चाहिए तो आप एक नया चेक बनाइए, उस पर दोबारा अमाउंट डालिए, अपना साइन करिए, 1 लाख रुपए तक हम आपको दे सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इंट्रा वायरस वो है, जैसे कि ये चीज बी कर सकता है, वो काम मना नहीं है, बी कर सकता है, वो काम अलाउड है, लीगल है, बोनाफाइड है, कर सकता है वो, पर जो मेथड फॉलो कर रहे हैं कि मैं अकेला साइन करूंगा और पैसे निकाल लूंगा, तो वो गलत मेथड है। तो जब हम कोई चीज कर सकते हैं बट जिस
तरीके का हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस सही नहीं है, सो उस थॉट प्रोसेस में हम कहते हैं कि वो चीज़ इंट्रा वायरस है। और उसी के बेसिस पे ये बात कहनी बनती है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप करेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को इंट्रा वायरस की डेफिनेशन में ला सकते हैं। अल्ट्रा वायरस में हम ये कर ही नहीं सकते थे। सवाल ये नहीं था कि एक डायरेक्टर साइन करे, दो करे, तीन करे या सारे करें, कर ही नहीं सकते जो काम, वो अल्ट्रा वायरस है। जो हम कर सकते हैं बट जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, और मेथड सही कर ले तो हम वो काम कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाया चेक को लेके, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा वायरस। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखी है कि अल्ट्रा वायरस क्या है, आउटसाइड द पावर्स ऑफ द लॉ, लॉ के प्रोविजंस के बियॉन्ड। जैसे मैंने बताया प्राइवेट कंपनी में दो भाई डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो हम इस बात को ओवरराइड नहीं कर सकते। When a legislator pass a law concerning a subject over which it has no constitutional authority, the court can rule that the law has no effect and is invalid. तो कोई भी ऐसा काम जो आप करने जाएंगे जिसकी पावर्स आप कह दीजिए लॉ में नहीं दे रखी, रूल में नहीं दे रखी। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में आप दो की जगह एक डायरेक्टर भी रख लें, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये बात आप भी जानते हैं। तो वो कहते हैं फिर आप वो काम नहीं कर सकते, और अगर आप वो करने की कोशिश करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। इंट्रा क्या है? Intra is within the powers of the legislature when a law is constitutionally valid as it was passed by the legislature which has the authority in that area. तो इंट्रा वायरस में क्या लिखा है? विदिन द पावर, लॉ से अलाउड है, लॉ ने मना नहीं किया है, बट जो हम, जैसे कि मैंने समझाया कि लॉ ने कुछ मना नहीं किया यहाँ पे कि पैसे विड्रॉ हो या ना हो, बट जो प्रोसेस भी फॉलो कर रहा है वो गलत है। वो खुद ही वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है जो एक तरीके से कंपनी के आर्टिकल्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। आर्टिकल्स में लिखा है तीनों ने साइन करना है, तो फिर तीन साइन करें, पैसे ले जाए, मना थोड़े है। तो जो हम काम कर सकते हैं बट शायद जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो गलत है, और अगर वो प्रोसेस सही कर लें तो हम वो काम कर पाएंगे, तो वो इंट्रा वायरस है। जो काम हम कर ही नहीं सकते इररिस्पेक्टिव हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं और क्या कहते हैं क्या नहीं, वो अल्ट्रा वायरस है। So like where the borrowing is intra virus of the company but outside the scope of directors, example where the article provides that the director shall have the power only up to 100 lakhs and the prior approval of shareholder would be required to borrow beyond 100 lakhs. Any borrowing beyond 100 lakh without shareholder approval, that is intra virus borrowing by the company but outside the authority of directors, can be ratified by the company, then it becomes binding on the company. ठीक है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी बात जो है उसको लिखा गया है, और मैं वही आपको बता देता हूँ। जैसे हो क्या रहा है जो मैंने अभी अभी पढ़ा कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम ABC है, ठीक है। अब मैं चलो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड ले लेता हूँ। मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, जहाँ पे फर्क होगा मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल देखो सिर्फ लिमिटेड पे चलता है या ये एग्जाम्पल सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड पे चलता है। जब तक मैं कुछ नहीं कहता तब तक आपने यही मानना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल एब्रिविएशंस यूज जो किए जाएंगे एंड में, चाहे PVT, LTD या प्राइवेट लिमिटेड या LTD, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पढ़ना होगा मैं अपने आप ही आपको बताऊंगा। तो क्या है ABC प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में कहते हुए यहाँ पे समझाया गया है कि मान लीजिए ABC के AOA में लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि ABC प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ रुपए तक, आई थिंक यही है, सॉरी 100 लाख तक है, 100 लाख तक ही बोरो कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा इस कंपनी को इस 100 लाख रुपए से ज़्यादा उधार लेना है किसी बैंक से तो वो ले सकती है, बट कंडीशन क्या है कि अगर 100 लाख से आपको ज़्यादा एक तरीके से उधार चाहिए, सो दी कंडीशन इज आपको स्पेशल, या आप ऐसे कह दीजिए कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनसे रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। मतलब 100 लाख रुपए तक आप एक तरीके से कह सकते हैं डायरेक्टर फैसला ले सकते हैं कि कितना पैसा लेना है। अगर 100 लाख के बियॉन्ड जाते हैं यानी 101 लाख, 110 लाख, 115 लाख या 150 लाख, कुछ भी, तो 100 लाख के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो क्या कंडीशन है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि कंपनी ने 115 लाख रुपए ले लिए, ठीक है,
और जैसे कि मैंने अभी बताया कितने तक वो ले सकते थे, सिर्फ और सिर्फ 100 लाख तक ले सकते थे विद डायरेक्टर्स अप्रूवल, और 100 लाख के बियॉन्ड जाते तो क्या चाहिए था, उन्हें शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए था। कंपनी ने कितने पैसे ले लिए, 115 लाख, बट इन्होंने सिर्फ डायरेक्टर अप्रूवल से पैसे लिए, शेयर होल्डर्स अप्रूवल से पैसे नहीं लिए। तो ये गलत हो गया, क्योंकि 100 लाख तक ही ले सकते थे, इन्होंने 15 लाख उसके ऊपर ले लिए, एक्सीड कर दिए। तो अब क्या करें, वो कहते हैं ठीक है अब ये गलती तो कंपनी से हो गई, अब कंपनी क्या कर सकती है, एक मीटिंग बुला सकती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकती है, और वहां पे ये बात डिस्क्लोज कर सकती है कि सर डायरेक्टर्स कह सकते हैं शेयर होल्डर्स है, क्योंकि शेयर होल्डर्स आप जानते हैं ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो डायरेक्टर्स कह सकते हैं शेयर होल्डर से कि सर हमसे एक गलती हो गई है कि 100 लाख रुपए की कैपेसिटी हमारे आर्टिकल्स में लिखी थी, बट बाय मिस्टेक हमने 115 लाख रुपए बोरो कर लिए हैं। सो हम डायरेक्टर्स होने के नाते सॉरी कहते हैं और शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये अप्रूव कर दें, जो एक्स्ट्रा 15 लाख रुपए हैं अप्रूव कर दें, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स इस बात को अप्रूव कर देंगे, मैं जनरल बात आपसे कह रहा हूँ, डायरेक्टर्स नहीं कह रहे ये बात, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ये शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं तो फिर डायरेक्टर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर्स का जो एक्ट था, जो ये एक्स्ट्रा पावर्स उन्होंने यूज करी, जो गलत तरीके से पावर्स यूज करी, वो क्या हो जाएगी, वो रैटिफाई हो जाएंगे। रैटिफाई मतलब अप्रूव, वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली जाएंगे, चलो ठीक है, ऐसे मान के, जैसे आप बहुत बार सुनते हैं और कहते हैं कि गलतियां तो इंसानों से होती हैं या अगली बार मत करना, इस तरीके से कुछ कह के बात खत्म करी जाएगी। पर अगर शेयर होल्डर्स जो है वो कहते हैं कि ऐसे तुम कैसे कर सकते हो, जब 100 लाख रुपए लिखा है तो 115 लाख रुपए क्यों लिए, आपने क्यों नहीं पूछा। डायरेक्टर्स कहते हैं कि सर हमें गलती हो गई, याद नहीं रहा वगैरह वगैरह, तो शेयर होल्डर्स कह सकते हैं हमने इसीलिए आपको अपॉइंट किया है, कैसे नहीं याद रहा। मतलब देखो, बात अगर खत्म करनी हो तो वो शायद एक लाइन में खत्म हो सकती है, और जिसने ना बात खत्म करनी हो, मतलब आर्ग्यू करना हो, वो फिर करता ही रहेगा आर्ग्यू, कोई एंड पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर शेयर होल्डर्स आर्ग्यू नहीं करना चाहते, वो ये समझते हैं कि ठीक है अगली बार से नहीं होगा, डायरेक्टर्स ध्यान रखेंगे, तो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि ठीक है चलो हमने ऑथराइज कर दिया। तो ये इस तरीके से माना जाएगा एज इफ ध्यान से सुनो, ये इस तरीके से माना जाएगा एज इफ कंपनी के डायरेक्टर्स ने जब ये अपनी अथॉरिटी से ज्यादा जाके काम किया है, 100 लाख रुपए की जगह 115 लाख रुपए लिए, उस समय भी ध्यान से सुनो, उस समय भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उनके पास था, जो कि था नहीं, बट अब जब पास हो गया तो इसको कैसे माना जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव सुना होगा अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन वगैरह में, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से माना जाएगा कि जब पास किया था, जब डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था कि 115 लाख रुपए लेने हैं, तो 15 लाख एक्स्ट्रा वो ले रहे थे, और टेक्निकली उस समय उन्होंने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लिया था, बट आज जब शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे रहे हैं तो इस तरीके से दे रहे हैं कि वो पुराना काम जो डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा जाके किया था वो भी कवर हो जाएगा और डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे। पर अगर मान लो शेयर होल्डर्स कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जो मैंने अभी कहा, तो ठीक है, फिर क्या होगा, जो ये 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, 100 लाख रुपए तक तो ठीक है वैलिड था, ये जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा है इसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। डायरेक्टर्स क्या होंगे, पर्सनली लायबल होंगे। आप कह सकते हैं सर क्यों होंगे, जवाब मैं आपको दे चुका हूं, ये कह के कि डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम किया है। अब सोचिए कि अगर ऐसे हम करने लगे हैं कि भाई ठीक है, जो पावर्स दी गई हैं उसके बियॉन्ड हर कोई जाने लगे, तो फिर पावर्स रखने का मतलब क्या, अगर डायरेक्टर्स को अपनी मनमर्जी ही चलानी है तो आर्टिकल्स का, मेमोरेंडम का, या आर्टिकल्स में कुछ लिखने का या ना लिखने का क्या लॉजिक रह जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये इंट्रावॉयस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गलत, इलीगल नहीं है, बस ये है कि अप्रूवल्स नहीं लिए गए। तो जो मैंने ऊपर भी समझाया प्रीवियस एग्जाम्पल में कि अप्रूवल्स सिर्फ अगर एक फैक्टर है जो नहीं लिए गए थे, अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे दें तो ये उतना ही वैलिड हो जाएगा 115 लाख की डील जितनी की ये वैलिड हो सकती थी। इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ अप्रूवल ही मिसिंग है। अप्रूवल मिल जाए तो ये लॉफुल है, इसके अंदर सब कुछ सही है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो चाहे तो शेयर होल्डर्स अप्रूव कर सकते हैं और चाहे तो ना करें, वो उनकी मर्जी है, पर वो कर सकते हैं। तो जो भी चीज आप कर सकते हैं, आपकी पावर्स में है, वो इंट्रा वायरस है। जो पावर्स में आपकी क्या, किसी की, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे हम सब हैं, किसी की पावर्स में नहीं है, हम नहीं कर सकते, वो अल्ट्रा वायरस है।
ऑन द अदर हैंड द कंपनी में रिफ्यूज टू रैटिफाई, देखो क्या लिखा है, द कंपनी में रिफ्यूज, मना कर सकती है कि भाई 100 करोड़ 100 लाख की पावर थी, आपने 115 लाख रुपए कैसे लिए, शेयर होल्डर्स बोलते हैं हम नहीं अब अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हियर द नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी अप्लाइज, द डॉक्ट्राइन ऑफ एंडोर मैनेजमेंट शैल प्रोटेक्ट द लेंडर provided he can establish that he advanced the money in good faith. A third party who deals with the agent knowingly that the agent is exceeding his authority has no right of action against the principal. अभी मैं समझाऊंगा. Bearing in mind that the memorandum and articles are public document, the content of which the third party is deemed to know, he will obviously have no right of action against the company if the agent lacks authority. ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई जो मैंने कहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जैसे कि हमने कह दिया कि वो बोलते हैं डायरेक्टर्स कि हम तो नहीं मानेंगे, जब हमने आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली, शेयर होल्डर्स बोलते हैं हम नहीं मानेंगे कि जब हमने आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली 100 लाख के बारे में लिखा है तो डायरेक्टर्स कैसे 115 लाख ले सकते हैं, डायरेक्टर्स कैसे अपनी मनमानी चला सकते हैं, हम ये नहीं होने देंगे, ऐसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और कह भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ओनर्स हैं, वो मालिक हैं, तो वो कह सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात करी थी कि जब इंसान, देखिए एक नॉर्मल भी बात है वैसे, कि जब इंसान फंस जाता है या अपने आप को ही देखिए, छोड़िए किसी और को, जब हम किसी वीक पोजीशन पे होते हैं तो आप देखिए कि हमारा बात करने का जो तरीका है वो शायद बदल जाता है, पर जब हम कोई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं और हमें लगता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसको आप बहुत बार कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई, तो हमारा जो शायद बात करने का तरीका है वो अलग हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, जब शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, समझ गए ना कि भाई क्या मना कर दिया कि हम ये 115 लाख नहीं अप्रूव करेंगे, सिर्फ 100 लाख की बात थी, उतना ही अप्रूव होगा। तो अब ये 15 लाख रुपए डायरेक्टर्स की लायबिलिटी बन गई, क्योंकि भाई शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं कर रहे तो डायरेक्टर्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि डायरेक्टर्स क्या करें, तो डायरेक्टर्स सोचते हैं कि हम अपना जो होता है ना बहुत बार कि अगर हम देख रहे हैं कि भाई कोई बात गड़बड़ हो रही है तो हम अपना जो ब्लेम होता है, जो हमारी गलती होती है, हम दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टर सोचते हैं तो उनमें से कोई बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग, जिस बंदे ने हमें पैसे दिए, जिस बंदे ने 115 लाख रुपए दिए हैं, हम उसको बोलते हैं भाई तूने आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, चलो हमने अपनी पावर की मिसयूज किया, तो जिस बंदे जो लेंडर है उसने क्यों नहीं पढ़ा, उसने क्यों, भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपसे बात कही थी कि जो भी पैसे दे रहा है, जो चलिए पैसे छोड़िए, जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के एमओए और एओए पढ़ने चाहिए। और ये मैंने पहले भी बात आपसे कही है कि आरओसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो एक डायरेक्टर बोलता है कि भाई आइडिया मिल गया, तो बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं क्या, तो कहता है कि एक काम करते हैं, जिस बंदे ने हमें पैसे दिए हम उसको बोलते हैं भाई तुमने क्यों नहीं मतलब आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पढ़े, तुम्हें भी तो पढ़ने चाहिए, तो उसके बाद तुम पैसे देते हैं हमें। हमने डायरेक्टर बोलते हैं हमने झूठ बोला तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो गलती है कि तुमने आर्टिकल्स नहीं पढ़ा, मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, क्योंकि आर्टिकल्स पढ़ते तो वहां तो साफ साफ लिखा था 100 लाख। तो बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं अरे वाह क्या आइडिया है, मजा आ गया मजा आ गया, यही बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि इससे उनको लग रहा है वो बच जाएंगे। तो वो अपना जो बर्डन है वो दूसरे पे ट्रांसफर, जैसे शेयर होल्डर्स ने बर्डन किस पे दे दिया, डायरेक्टर्स पे, डायरेक्टर्स बर्डन किस पे दे रहे हैं, लेंडर पे। अब लेंडर के बारे में सोचो, तो जब लेंडर को ये बोलते हैं तो लेंडर बोलता है ठीक है मेरी गलती है। अब यहाँ पे ये दो पर्सपेक्टिव हैं जो हमें समझने होंगे कि लेंडर ने क्या जानबूझ के ऐसा किया है या लेंडर को झूठ बोला गया है। अगर लेंडर को पता था या वो पता कर सकता था कि कंपनी के एओए में सिर्फ 100 लाख की ही कैपेसिटी है डायरेक्टर्स की, उससे ज्यादा पैसा वो नहीं ले सकते, और फिर भी उसने 115 लाख रुपए दिए, तो वो लायबल है, फिर किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो ही लायबल है। पर अगर डायरेक्टर ने बोला था, मैंने लास्ट क्लास में भी ऐसा कुछ एग्जांपल बताया था आपको, तो सेकंड क्या है कि अगर डायरेक्टर जो है जब लेंडर ने बोला कि सर ये देखिए आपके आर्टिकल्स में, तो कंपनी के आर्टिकल्स में तो ये लिखा है कि डायरेक्टर 100 लाख तक ले सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा चाहिए, आप 115 लाख मांग रहे हैं तो यानी 100 लाख से ज्यादा मांग रहे हैं, तो अगर 100 लाख से ज्यादा चाहिए तो डायरेक्टर्स अकेले ये नहीं कर सकते, उन्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, ये लेंडर ने साफ साफ कह दिया। तो उस समय कोई एक डायरेक्टर बोलता है अरे छोड़िए सर, वो अप्रूवल वगैरह मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं आएगी। और एक डायरेक्टर लिख के दे देता है कि कोई भी दिक्कत हुई तो मैं लायबल हूँगा, कोई भी दिक्कत हुई तो मैं लायबल हूँगा। तो इसमें लेंडर की तो गलती नहीं, लेंडर ने तो सवाल पूछा ना,
और जब सवाल पूछा तो डायरेक्टर ने उससे गुमराह किया, डायरेक्टर ने उसको मिसलीड किया, मिसगाइड किया कि आप टेंशन मत लो, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो जब एक कंपनी का डायरेक्टर जो है, जिसको आप बोलते हैं कि हैंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर तो उस डायरेक्टर की लायबिलिटी बनेगी। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो 15 लाख रुपए, अगर 3 डायरेक्टर थे ए बी सी, तो अब ये तीनों की लायबिलिटी ना हो कि सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्टर की लायबिलिटी हो जाएगा जिसने झूठ बोला था, जिसने मिसलीड किया था। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप देखिए कि कहने के लिए मैं इसको एक स्ट्रेच में पढ़ा सकता था कि चलो ये हो गया, थोड़ा बहुत समझाता, आगे निकल जाता, बट आप इसी में देखिए मैंने कितने एग्जांपल्स आपको समझाया और आपको खुद भी आज सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही होने वाला है। आपने खैर प्रीवियसली भी चीजें देखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। तो चलिए आगे बात करते हैं, केस लॉस पे आते हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिगार्डिंग बोरोइंग ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी। देखिए जो बातें हम ऊपर करके आ चुके हैं कि अल्ट्रा वायरस क्या है, इंट्रा वायरस क्या है, काफी डिटेल डिस्कशन, उसी को केस लॉस के थ्रू अब हम बात समझेंगे। सबसे पहले judicial pronouncement relating to borrowing of the company. So, like if the borrowing by the directors is ultra virus, their powers, the directors may, in certain circumstances, be personally liable for the damages to the lender on the ground of the implied warranty given by them that they have the power to borrow. कुछ 5 मिनट पहले आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर आपके पास देखिए सिचुएशन और समय बहुत अलग हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, तो बहुत बार जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हो सकता है कुछ एक जनरलाइज बात करूँ, बट बहुत बार बहुत बच्चे कहते हैं अरे सर ये देखिए आपने यहाँ पे ये कहा है और ऐसे। तो जो अभी मैंने आपसे बात कही 5 मिनट पहले, वो 5 मिनट हो सकता है ना भी हो, 3 मिनट हो। सो इट इज लाइक आप थोड़ा सा देखिए कि मैंने अभी आपसे कहा कि लेंडर ने साफ साफ कहा कि सर डायरेक्टर होने के नाते ये देखिए कि एओए में लेंडर बोलता है कि सर देखिए एओए में तो सिर्फ 100 लाख रुपए की बात लिखी है कि आप इतना ही बोरो कर सकती है आपकी कंपनी, और आप 115 लाख मांग रहे हैं। तो डायरेक्टर ने क्या बोला, मैंने क्या बताया, डायरेक्टर ने क्या बोला कि लेंडर आप तुम चिंता बिल्कुल मत करो यार, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दिलवाऊंगा कंपनी से, भले आर्टिकल में 100 लाख रुपए लिखा है, छोड़ो गोली मारो उसको, तुम 115 लाख रुपए दो, मैं आपको 15 लाख अगर नहीं देगी कंपनी मैं दूंगा, इतनी एश्योरेंस दे दी। उसके बाद अगर लेंडर ने पैसे दिए तो फिर लेंडर की गलती नहीं है, फिर लेंडर की गलती नहीं है, फिर किसकी गलती है, उस डायरेक्टर की गलती है जिसने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा प्रॉमिस किया। हम में से कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अथॉरिटी से ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं, अरे मैं करवा दूंगा, अरे मैं कर दूंगी, नहीं होता वो सब। Sometimes it happens that the power to borrow exists but is restricted to the stated amount. In such case, if by a single transaction an amount in excess is borrowed, only the excess would be ultra virus and not the whole transaction. तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा भी कि अगर आर्टिकल्स में 100 लाख रुपीस तक की बात लिखी है और कंपनी ने 115 लाख रुपए बोरो कर लिए, तो जो अल्ट्रा वायरस होगा, जो बियॉन्ड द पावर्स है, वो पूरा का पूरा 115 लाख नहीं है। बियॉन्ड द पावर्स कितना है, सिर्फ 15 लाख है, क्योंकि 100 लाख तो ऑलरेडी हम कर सकते थे ना, हमने 100 लाख की जगह कितना करा, कंपनी ने 115 लाख बोरो किया, तो जो 15 लाख है वो कैपेसिटी कंपनी की जो है उसके बियॉन्ड है, बाकी जो है वो कैपेसिटी के अंदर है, क्योंकि 100 लाख तो कर ही सकते हैं, तो 115 किया तो 15 लाख तो एक्सेस हुआ। Like if the borrowing is unauthorized, the company will be liable to repay if it is shown that the money has gone into the company coffers. Coffers मतलब कंपनी के जो खजाने हैं, जो बैंक अकाउंट है। अब देखो वही वाली बात हम समझें कि भाई जैसे लेंडर ने पैसे दिए, ठीक है, कंपनी लेंडर ने पैसे लेंड किए, तो कंपनी ने पैसे बोरो किए, उधार लिए। अब कंपनी पैसे नहीं उधार ले सकती थी, ठीक है, बिकॉज उसके आर्टिकल्स में लिखा था कि कोई भी पैसे कंपनी उधार नहीं ले सकती, पर फिर भी कंपनी ने पैसा उधार लिया, और लेंडर ने तो कह ही दिया था कि देखिए कंपनी के आर्टिकल्स में तो लिखा है कंपनी कोई पैसा उधार नहीं ले सकती। तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने, अब एक नहीं जितने थे सबने कह दिया कि टेंशन मत लो, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम आपका पैसा दिलवाएंगे। तो लेंडर ने पैसे दे दिए। अब जब पैसे वापस करने की बारी आई तो लेंडर ने बोला लाओ भाई जो मैंने पैसे दिए थे वापस करो, कंपनी को बोला मेरे पैसे वापस करो।
तो कंपनी के डायरेक्टर से पलट गए, कहते हैं कि भाई ये देखो आर्टिकल्स में लिखा है कि कंपनी को तो पैसे देने नहीं थे, तुमने क्यों पैसे दिए? तो लेंडर बोलता है अरे भाई अभी तो कुछ समय तो पहले तो आपने कहा था डायरेक्टर होने के नाते कि टेंशन मतलब मैं तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊंगा, और आज जब पैसे देने की वापस आ रही बात आ रही है तो आप ऐसे कह रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। तो खैर ये बात हुई और बात चलती रही, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये पता लगाया गया, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बात करी थी कि ठीक है जो बोरोवर ने पैसे दिए हैं वो कहाँ है, तो पता चला कंपनी ने उस पैसे से अपनी प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग वगैरह खरीद रही है, उससे काफी प्रॉफिट कमा लिया है। तो कोर्ट बोलेगा भाई ये क्या मतलब है, एक तो तुम्हारी गलती है कि तुमने उसमें लिखा था कि पैसे नहीं लेने, फिर भी तुमने डायरेक्टर्स के थ्रू कन्विंस कराया, जो लेंडर है उसको मिसलीड किया, उससे पैसे लिए। अब जब वो पैसे मांग रहा है तो तुम बोलते हो पैसे नहीं देंगे, और वो भी तब जब पैसे जो उसने दिए थे उससे तुमने कमा भी लिया। अगर ऐसा होता है लॉस हो जाता है कुछ भी तो भी खैर देने ही पड़ते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स ने झूठ बोल के पैसे लिए थे तो कंपनी नहीं तो डायरेक्टर्स लायबल होते हैं। पर यहाँ तो 100% वापसी का सवाल उठता है पैसे का, क्योंकि वो जो पैसे तो उससे कंपनी ने कमा के कहीं ना कहीं काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर लिया है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये कोर्ट के डिसाइडेड केसेस हैं। देखिए मैंने अभी ग्रीन में हाईलाइट भी किया है, लिखा है फायर बैंक एग्जीक्यूटिव वर्सेस हम्पी, और ये इंडिया के बाहर का केस है, इंडिया का नहीं है, गैराड वर्सेस जेम्स। फिर नीचे लिखा है दीनोदरन प्रसाद बंदानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इंडिया का केस है। उसके बाद क्या लिखा है, लक्ष्मी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस, वी मतलब वर्सेस जेके जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, इंडिया का केस है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जैसे, अच्छा मैं दोबारा से याद दिला दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है दो लाम है ना, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स वर्सेस जेके जूट, ये सबको पता है। 1957 मतलब जिस ईयर में केस डिसाइड हुआ। 27 कॉम केसेस, कॉम मतलब कंपनी केसेस, 27 मतलब मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि एक साल के अंदर बहुत सारे केसेस कोर्ट में आते हैं और डिस्कस होते हैं। और क्या होता है कि इनकी बुक्स बनती हैं कि भाई जैसे ये आप देख रहे हैं 3 लाइनों का केस, फाइनल में जब आप आएंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें यही केस लॉ 3-3, 4-4 पेजेस के होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो यही केस लॉ आपको 500 पेज का मिलेगा। क्या बोला मैंने, 500 पेज का मिलेगा। तो ये तो आपके सामने बस क्रक्स रख दिया, क्योंकि अभी एग्जीक्यूटिव में सिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन बढ़ती है। फाइनल में आएंगे तो और ज्यादा इसको वाइडर स्कोप करके आपके सामने रखा जाएगा। तो कहने का मतलब इस बात से ये है कि जितने भी केस डिसाइडेड होती है उनकी बुक्स बनती है, और बुक की भी एक कैपेसिटी है, ज्यादा मोटी बुक हो जाएगी तो उसके पेजेस इधर लग जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि 27 मतलब 27वां पार्ट होता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 27 पार्ट था कंपनी केसेस का। उसका अगर आप देखेंगे 660 पेज नंबर, जो AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्ट 1957 में केस डिसाइड हुआ, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। एक तो 360 में आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं, और 311 में भी इसका रेफरेंस मिल सकता है। मतलब ये हो गया कि ये केस एक बारी में नहीं हुआ होगा, अलग अलग लोअर कोर्ट से आया होगा और फिर डिस्कस हुआ होगा। तो अलग अलग पेजेस में, अलग अलग वॉल्यूम में जो कोर्ट की तरफ से पब्लिश करी गई हैं, उसमें इन सब केसेस के बारे में जिक्र है, डिस्कशन है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, बस फिर भी एक बार आपको फिर से याद दिला दी कि हो सकता है आपका ध्यान ना भी जाता और आप कहते कि सर ने नहीं बताया तो शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आपको दोबारा से रिवाइज करा दी, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छुड़वाऊँ। तो उसी स्पिरिट के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। In VKRST firm versus Oriental Investment Trust AIR मतलब All India Report 1944 मद्रास 532 पेज नंबर पे लिखा है, under the authority of the company's managing director borrowed large sum of money and misappropriated it. The company was held liable, stating that where the borrowing is within the powers of the company, the lender will not be harmed simply because the officer has applied the loan to unauthorized activity, provided the lender has no knowledge of the unintended use. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अभी आपकी जो भी एज है, जब इससे भी कम एज थी, हो सकता है अभी भी, कह नहीं सकते हम लोग, तो आपने देखा होगा जिस सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी मतलब वही नहीं कि एक सोसाइटी हो, मतलब जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, आसपास में बहुत बार हमारे फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी कि उसने मेरी बॉल फेंक दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, या मारपीट हो गई, आपस में हो जाता था, है ना।
अब उस केस में क्या हुआ, या किसी के घर का कांच तोड़ दिया या कुछ भी है, ये सब इंसिडेंट सब ने ही किए हैं, तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मैंने तो बहुत किए हैं। ये तोड़ने ताड़ने वाले तो मैंने काफ़ी किए हैं, मैं सच बताऊँ अगर आपको। तो उसमें ये होता था कि अब बच्चे को भी क्या कहेगा, किसी के घर का कांच तोड़ दिया तो वो क्या बोलेंगे, वो आपके घर पे आएंगे और आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये है वो है ये है वो है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर किसी ने कंपनी को पैसे दिए हैं, किसी ने कंपनी को पैसे दिए हैं, और जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उसको गलत तरीके से यूज करता है, वो उसको गलत कामों में लगा देता है और सारा लॉस हो जाता है। तो जो पैसे देने वाला है उसको इस बात से क्या मतलब, उसने तो पैसे ये सोच के दिए थे ना कि भाई कंपनी ऑथराइज, कंपनी ने बोला है कि ठीक है, आर्टिकल्स में लिखा है कि जो भी जितना भी पैसा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मांगे दे दो इन्हें, दे दो पैसा इन्हें, और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कंपनी ये पैसा आपको वापस देगी। तो मैंने तो दे दिया, मैं लेंडर था, मैंने दे दिया, आर्टिकल्स में लिखा था भाई, आर्टिकल ही तो पढ़ना था, मैंने दे दिया। अब जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने वो पैसे लेके अपने पर्सनल काम में लगा दिए, या जो भी था कहीं फ्रॉड में इधर उधर कर दिए। एज अ लेंडर मुझे इससे क्या करना, मैंने तो किसके कहने पे दिए पैसे, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं दिए, मैंने कंपनी के कहने पे मैनेजिंग डायरेक्टर को दिए। मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं डायरेक्टली जानता उसको देता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर मैंने कंपनी को पैसे देने थे, और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी के एयरवे में लिखा था कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर को पैसे दे दीजिए। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी है कि फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने वो पैसे का क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो पैसे लॉस भी हो गए तब भी कंपनी को लेंडर के पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। मतलब लेंडर कंपनी को जानता है, लेंडर मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं जानता। उसने कंपनी के नाम पे पैसे दिए और वो कंपनी को जानता है और कंपनी से पैसे वो लेके रहेगा, इसमें लेंडर की कोई गलती नहीं है। तो इतनी बात करने के बाद नेक्स्ट केस लॉ पे चलते हैं, जो बात करता है टी.एस. प्रैट लिमिटेड वर्सेस ईडी सेनॉन कंपनी। इसमें क्या हुआ ये देखते हैं। So it was held that under the general principle of law, when an agent borrow money for a principal without the authority of the principal, but if principal takes benefit of the money so borrowed, or when the money so borrowed had gone into the coffers of the principal, the law applies a promise to repay. In that connection, ये बात मैं आपको वैसे कह चुका हूँ, but आपको लगेगी नहीं सर आपने नहीं बताया, तो अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको। In that connection, it was observed that there appears to be nothing in law which makes this principle inapplicable to the case of joint stock company, and even in cases where directors or the managing agent had borrowed money without there being authorization for the company, if it has been used for the benefit of the company cannot repudiate its liability to pay. देखिए अभी मैंने बताया प्रीवियस कुछ केसेस के अंदर कि ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए कंपनी की पावर्स में नहीं था, यानी कंपनी के एओए में लिखा हुआ था, जो मैंने कुछ देर पहले कहा भी, कि कंपनी पैसे बोरो नहीं कर सकती, ये उसके एओए में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके एओए में साफ साफ लिखा हुआ है। और कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के बिहाफ पे पैसे बोरो किए, तो कंपनी पैसे बोरो नहीं कर सकती, ये उसके एओए में लिखा हुआ है। बट लेंडर ने पैसे दे दिए। आप कहेंगे सर लेंडर ने कैसे पैसे दे दिए, तो मैं ये कहूँगा कि लेंडर ने एओए पढ़ा और लेंडर ने बोला पढ़ के कंपनी के डायरेक्टर को, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि कंपनी कोई पैसा बोरो नहीं कर सकती। तो जो कंपनी के डायरेक्टर वो कहते हैं अरे ये तो लिखने की बातें हैं, आप पैसे दे दो और हम गारंटी दिलाते हैं कि पैसे वापस मिल जाएंगे। बहुत समझाया करा तो लेंडर मान गया, कहता ठीक है चलो मैं आपके विश्वास पे पैसे दे देता हूँ। दे दिए उस बेचारे ने पैसे। जब रीपेमेंट की बात आई तो जो मैंने आपसे कहा वही बात दोबारा से आ गई कि भाई डायरेक्टर्स ने पैसे देने से मना किया। लेंडर बोलता है मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। लेंडर कोर्ट गया, कोर्ट में ये वाला आर्टिकल्स दिखाओ, आर्टिकल्स देखे गए तो ये कहा गया साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी को पैसे नहीं देने। तो कोर्ट बोलता है लेंडर को भाई ये तो साफ साफ लिखा है पैसे नहीं देना, तो तुमने पैसे दिए क्यों, तो क्यों दिए पैसे? तो लेंडर बोलता है सर कंपनी के डायरेक्टर्स ने मुझे एश्योरेंस दिया था, भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि ये तो लिखने की बातें हैं, हम तुम्हें पैसे तुम्हारे दिलवा देंगे। और कोर्ट फिर आप जानते हैं कि ये तो ओरल एक बात थी और रिटन एविडेंस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बातों की तो कोई वैल्यू कोर्ट के अंदर होती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों को जानता है या इम्पोर्टेंस देता है। तो कोर्ट ने मना कर दिया, बट लेंडर ने फिर एक केस का रेफरेंस दिया जो आपके सामने अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टी.आर. प्रैट लिमिटेड वर्सेस ईडी सेनॉन। इसमें भी यही हुआ था।
तो जब लेंडर ने बात कही तो कोर्ट ने फिर और ज़्यादा तरीके से इसको देखा, एग्जामिन किया, और कोर्ट ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि जो लेंडर ने पैसे दिए हैं, जो कंपनी के आर्टिकल्स में मना था कि नहीं दे सकते, बट जैसा कि लेंडर का कहना है कि डायरेक्टर ने बोला कि दे दो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें पैसे वापस दिलवा दूंगा, वो पैसे आके रहे कहाँ, वो कहाँ है पैसे? तो पता चला कि कंपनी ने उस पैसे से, जो मैंने ऊपर भी बताया था, उस पैसे से प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, क्या एसेट्स खरीद लिए, गाड़ियां खरीद ली, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर कंपनी, भाई ठीक है, डायरेक्टर्स ने मान लो गलती करी, पैसा ले लिया, बट ये तो बात बाकी लोग भी जानते थे कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर्स भी ये फॉर श्योर जानते होंगे, क्योंकि अगर पैसा कहीं से आ रहा है तो बैलेंस शीट में तो दिखेगा ना। तो कंपनी ने, एक होता है बोल के एक्सप्रेस, और एक कुछ बातें हम बोल के हाँ या ना जवाब देते हैं, और कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमें बोलने या लिखने की जरूरत नहीं होती, जो हम एक्शन करते हैं उसी से जवाब पता चल जाता है। जैसे कि क्या, अगर आपको या आपका फ्रेंड कहे कल यार 5 बजे मिलना है हमें, फलाना फलाना मूवी जाएंगे या जो कुछ भी है, आपने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, अब इसका मतलब क्या है? वो समझदार होगा तो समझ लेगा कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी एक तरीका है जवाब देने का। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि कंपनी को, जब ठीक है कंपनी के एओए में लिखा था आप पैसे नहीं ऐसे ले सकते, ठीक है चलो मानते हैं, बट कंपनी ने फिर उस पैसे से प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, एसेट्स वगैरह सब खरीद लिए, तो कोर्ट का यही कहना है कि अगर कंपनी ने, वैसे तो मना कर रही थी, बट उस पैसे का कंपनी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा उठाया है, उस पैसे से कंपनी ने एसेट्स बनाए हैं, तो कंपनी लायबल होगी, कंपनी को पैसा वापस देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा, क्योंकि कंपनी या तो मना कर देती, या तो कहती कि भाई हम तो गलती से किसी आपसे पैसे ले लिए, ये लो आपके पैसे वापस, ऐसे कह देती कंपनी। अब कंपनी ने वो पैसे यूज कर लिए, जो चीज यूज कर ली वो बिना नॉलेज के तो नहीं करी होगी ना, उसको तो पता होगा कहाँ से पैसा आ रहा है। वैसे तो शेयर होल्डर बहुत बड़े बनते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, ओनर्स है, फलाना है, ये है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो वही वो कहते हैं कि अगर कंपनी ने उसका पैसे का फायदा उठाया है और कंपनी ने अपने एसेट्स वगैरह उस बात से, उस पैसे से बनाए हैं, तो कंपनी लायबल होगी, कंपनी को पैसा वापस करना ही होगा। In Equity Insurance Company Limited versus the insurance company, it was held that where the managing agent of the company who is not authorized to borrow had borrowed money which is not necessary, neither bona fide nor for the benefit of the company is not liable for the amount borrowed. तो सब बातों को समझते हुए आप यहाँ पे कहते हैं कि जो मैनेजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी है, जो कि ऑथराइज नहीं था बोरो करने के लिए, पर उसने फिर भी बोरो किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी ने तो नहीं बोला था हमारे लिए जाके पैसा उधार लो, बट मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है मैं कंपनी को, मान लो कंपनी लॉस में है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है नहीं मैं कंपनी को बचा के दिखाऊंगा, मैं कंपनी को बंद नहीं होने दूंगा, और जाके लोगों से पैसा उधार ले लेता है। तो वो कहते हैं कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। कंपनी ने थोड़े बोला था मैनेजिंग डायरेक्टर को कि तुम जाओ, और ना ही कंपनी ने लेंडर को बोला था कि भाई हमें पैसे चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर अगर कोई मेरे नाम पे जाके पैसे मांग रहा है, मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि भाई मैं शांतनु भंडारी क्लासेस से आया हूँ और सर ने पैसे इतने इतने बोले, प्लीज मुझे पैसे दे दो, बहुत जरूरत है, ये है वो है। कोई बच्चा अगर उसे पैसे देता है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको कहा था? द आंसर इज नो, मुझे तो पता ही नहीं ना ये सब कुछ हो रहा है, और कहना होगा तो मैं कहूंगा आपको। तो फिर यही बात यहाँ होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोरिंग की। देखिए जब बोरिंग को हम समझते हैं ना, तो बोरिंग्स का अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ बोरिंग्स होंगी लॉन्ग टर्म, तो कुछ होंगी शॉर्ट टर्म, तो कुछ होंगी मीडियम टर्म, तो कुछ होंगी सिंडिकेट बोरिंग। आइए जल्दी से बात करते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल वाला पोर्शन था वो निकल गया। अब ये वाला जो अब हम पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट टेक्निकल। लॉन्ग टर्म मतलब जो लंबे समय के लिए चाहिए। फंड्स बोरोड फॉर अ पीरियड रेंजिंग फॉर 5 years और मोर, जो पैसा 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए चाहिए, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उसको आप लॉन्ग टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग इज मेड फॉर गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट फाइनेंस और मेकिंग बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाइक परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट और अदर फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा। तो जब आप एसेट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आज आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसका फायदा आपको आज नहीं होता। आज प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो वो सामान बनाना शुरू करेंगे, उस प्लांट से आप बनाएंगे, मशीन से, टूल से सामान बनाना स्टार्ट करेंगे, बेचेंगे, धीरे धीरे उसकी कॉस्ट निकलेगी, एकदम से थोड़े हो जाएगा सब कुछ। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग वो है जिसमें हमें प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी समय लगता है। तो 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए जब हम पैसे लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म हम बेसिकली कह सकते हैं 1 साल तक की बोरिंग, जो पैसा हम 1 साल के अंदर वापस कर देंगे तो उसको हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। So funds needed to be borrowed for a short period, let's say for a period up to 1 year, टर्म्स है शॉर्ट टर्म बोरिंग, और ये वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में आती है, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने में यूज करी जा सकती है। मीडियम टर्म
where the funds to be borrowed are for a period ranging from 1 to 5 years. Such borrowing are medium term borrowing. तो long term कितनी हो गई? Long term हो गई 5 years and above. जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इट इज़ लाइक 0 से 1 ईयर. जब हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम को हम कह रहे हैं 1 to 5 ईयर्स के लिए. सर्टिफिकेट बोरिंग क्या होता है? देखिए बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आ सकते हैं, शायद हम ये माने या ना माने, बट ऐसा होता है. कोई कंपनी को लेट्स से 500 करोड़ का लोन चाहिए, मिलता है ना. स्कैम्स नहीं देखते कितने के होते हैं, 1000 लाख करोड़ के स्कैम, 20,000 लाख करोड़ के स्कैम्स. मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये फिगर कही है यही एग्जैक्ट हो, बट बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं. मतलब मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए और आपके जैसे एक स्टूडेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि मैं अगर जीरो भी लिखने लगूँ, जो लोग स्कैम करते हैं पता नहीं वो कैसे कर पाते हैं, पर अगर हम इसको जीरो में भी लिखें कि 20,000 लाख करोड़ कितना होता है, तो शायद गलती कर बैठेंगे. तो इतने बड़े बड़े स्कैम्स देखो आते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार जो कंपनी है वो कोई ऐसे अमाउंट एक तरीके से की डिमांड करती है जो सिर्फ एक बैंक की पॉसिबल नहीं होता दे पाना. मान लो मैं गया SBI के पास, मैंने कहा सर मुझको, मेरी कंपनी के पास पैसा है, एसेट्स हैं, सब कुछ है, तो मतलब मेरी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है. मैंने कहा कि सर मुझको लोन चाहिए 1000 करोड़ का. तो SBI कहता है भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, बट क्योंकि SBI लोन मुझे देगा तो मैं उसको इंटरेस्ट भी दूंगा, उसको ऑब्वियसली फायदा होगा उसको, तो वो मना नहीं करता. वो कहता है ठीक है सर हम आपको लोन देंगे. SBI क्या करता है, दूसरे बैंकों से लोन लेता है. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज है, ये मान लो SBI बैंक है, तो ये क्या कर रहा है, जितना पैसा इसके पास है ठीक है, बाकी दूसरे बैंक से ले रहा है. देख लो एरोज आ रहे हैं, और फिर किसको देगा, ये बोरोवर को देगा. देख लो बोरोवर भी कितना बड़ा है, रियल एस्टेट कंपनी है जो फ्लैट्स वगैरह बनाती है. एक फ्लैट बहुत बार 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ इससे भी ज्यादा के होते हैं बहुत बार फ्लैट्स, और उस सोसाइटी के अंदर 100 से भी ज्यादा बहुत बार फ्लैट्स होते हैं. तो इससे आप आइडिया लगा लो कि कितना पैसा उस बिल्डिंग में उन्होंने लगाया होगा. तो ऐसे लोग जब बोरिंग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की करते हैं, जो बहुत बार एक बैंक नहीं दे पाता, तो वो दूसरे बैंक के सपोर्ट से थोड़ा थोड़ा पैसा सब बैंक से ले सकता है और आपको पूरा पैसा दे सकता है. और आप जो होगे वो SBI को ही लौटाओगे इंस्टॉलमेंट जो है, और SBI फिर उसमें से जो पोर्शन जिस बैंक का जितना होगा उसको वो देता जाएगा. तो सिंडिकेट बैंक या सिंडिकेट लोन्स वो लोन्स हैं जो एक बैंक जनरली फुलफिल नहीं कर सकता, और काफ़ी बैंक्स के सपोर्ट से इसको किया जाता है. So the borrowers require a large or sophisticated, क्या लिखा है, large or sophisticated borrowing. This is commonly provided by the group of lenders known as syndicate और syndicate loan agreement. Public borrowing वो है जो आप डिबेंचर से, बॉन्ड से, नॉर्मल पब्लिक से देखते हैं ना. बहुत बार कंपनी जो होती है वो पैसे रेस करती हैं शेयर से, डिबेंचर से, नॉर्मल पब्लिक से, तो उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पब्लिक बोरिंग है. So public borrowing in the general definition covers all financial instruments that are freely traded on public exchange, like debentures, bonds, etc. तो जब debentures या bonds के थ्रू पैसे रेस किए जाते हैं और कोई भी इसको ले सकता है, ये नहीं कि मैं या कोई भी, तो उसको हम public borrowing का नाम देते हैं. जब बात कर ही रहे हैं कि बोरो करेंगे, चाहे 5 साल से ज़्यादा के लिए करें, चाहे फिर 1 साल के लिए करें, या फिर 1 से 5 साल के लिए कहीं बीच में करें, तो किस तरीके से ये बोरोइंग हो सकती है, किस तरीके से ये उधार हम यहाँ पे ले सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं. तो लेकिन फंडिंग इज क्रूशियल फॉर कॉर्पोरेट टू इन्वेस्ट and to expand and also to operate on daily basis. Some corporate rely more intensively on internal funds, while other rely more intensively on the external funding. The never-ending requirement of the funds germinates from expansion undertaken by the corporates. So देखिए, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बिजनेस में मैं अपनी बात बताऊँ, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, बट मैं ये जानता हूँ कि जनरली ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म होगा कि बिजनेसमैन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड. उसको लगेगा कि चाहे वो 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर दे, आप उसको 1 करोड़ रुपए दे दो कि ये ले भाई 1 करोड़ रुपए, जो खरीदना है सामान दुकान में खरीद के या बिजनेस में खरीद के, कंपनी में खरीद के बढ़ाओ आगे. फिर वो आएगा कुछ महीने समय के बाद कहेगा मुझे इतने पैसे और चाहिए, क्योंकि वो एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस को एक तरीके से देख रहा है, सोच रहा है, और एक्सपेंशन के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, है ना. तो बिजनेस के लिए फंडिंग एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है.
तो फंडिंग हमें आ सकती है डिबेंचर्स से, और देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज डिबेंचर्स निकालती हैं। ये उसका एक ब्रोशर है जो आपके सामने मैंने रखा है। तो यहाँ पे लिखा है पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के अलग अलग टाइप हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये इक्विटी में नहीं कन्वर्ट होंगे। कन्वर्टेबल जो होते हैं उनका मतलब होता है कि अभी डिबेंचर्स हैं, कुछ समय के बाद वो उसी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि कितने समय में, कुछ समय के बाद ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे लिख दिया कि ये रिडीमेबल है, यानी इसके पैसे आपको मिल जाएंगे वापस, और ये हमेशा डिबेंचर्स ही रहेंगे। कभी भी ये किसी भी तरीके से किसी भी और चीज में कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके बाद आप देखेंगे, खैर आगे बात आएगी तो थोड़ा सा मैं यहीं पे समझा दूं। क्रेडिट रेटिंग लिखा है केयर AAA BVR AAA। तो देखिए क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये है कि कंपनी अपने बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेगी, है ना। कंपनी तो कभी ये नहीं बोलेगी कि नहीं भाई हमारे यहाँ इन्वेस्ट मत करो, हम रिस्की हैं या हमारी रेपुटेशन खराब है। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का, आप जानते हैं, वो एक तरीके से ये कहता है कि भाई जब भी कोई कंपनी शेयर्स लेके आएगी, IPO पहले बात हमारी हुई है, या FPO विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर, तो उनको क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी। क्रेडिट रेटिंग मतलब जो कंपनी ये इशू ला रही है डिबेंचर्स का या कोई भी और, उसको एक इंडिपेंडेंट, एक बाहर की इंडिपेंडेंट एजेंसी से अपने इशू का एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा कि कंपनी की नज़रों में ये सही है क्योंकि कंपनी को ये बेचना है, बट क्या ये नॉर्मल लोगों के लिए भी अच्छा है या नहीं है, इसको एनालाइज किया जाएगा। और वो जो एनालाइज करेंगे उनको हम कहते हैं, वो होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं AAA है, AAA मतलब बहुत अच्छा है ये। फिर AA होता है, सिंगल A होता है, फिर B हो जाता है, फिर B डबल होता है, ट्रिपल होता है, C हो जाता है बहुत बार D। तो जितना ऑब्वियसली आप कह सकते हैं A से B, B से C और C से D जाएगा, उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। बट अगर A है सो इट इज़ वेरी गुड, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि दोनों ही एजेंसीज ने, केयर एक एजेंसी का नाम है और एक का नाम है BVR, दोनों ही ने AAA रेटिंग दी है। इसका मतलब ये दोनों की नज़रों में काफ़ी अच्छा इशू जो है वो माना जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया, क्योंकि शायद ऐसी उम्मीद होगी, लिखा है अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इंतज़ार ना करें कि कल परसों या उसके बाद, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड डिबेंचर्स हैं जो इशू किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो लोग इसको लेने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, डिबेंचर है तो इंटरेस्ट मिलेगा मंथली और एनुअली। 3 साल के भी हैं, 5 के भी हैं, 7 और 10 साल के भी। तो जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। लिख दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9.10 मिलेगा, सीनियर सिटीजन है तो 9.20 मिलेगा, 0.10% एक्स्ट्रा मिलेगा, और पेबल ऑन मेच्योरिटी 1% एक्स्ट्रा तक मिल सकता है। और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखी है और डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें इशू करी जाती हैं और फिर हम एक फैसला ले सकते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2। अब से कैसे पढ़ेंगे सेक्शन 2, क्या बोलेंगे इसको, जो ब्रैकेट में लिखा है 30, बिल्कुल सही, क्लॉज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 30, debentures include debenture stock, bonds or other instrument by the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not। तो डिबेंचर्स और कुछ नहीं है, एक तरीके का उधार है, बोरो है, जो आपने लोगों से पैसा उधार लिया है उसको आप डिबेंचर्स कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, हम अभी पढ़ेंगे डिबेंचर्स जो हैं अलग अलग टाइप्स के हैं, सिक्योर्ड भी हैं, अनसिक्योर्ड भी हैं। तो डिबेंचर्स से मुझे नहीं पता अभी तक कितना जानते हैं, प्रिज्यूमेबली अकाउंट्स में शायद आपने एक चैप्टर डिबेंचर्स का, शेयर्स का पढ़ा भी होगा, पर हो सकता है आप ऐसे कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आए हों, है ना। तो मैं जब भी यहाँ पे कोई चीज़ समझाता हूँ, मैं ये मान के नहीं समझाता कि आप पढ़ के आए हैं तो कुछ भी बोल दूँ। मैं इसी लेवल से समझाता हूँ कि पढ़ के आए हैं तो रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़ के आए हैं तो समझ आ जाएगा। तो डिबेंचर्स में क्या होता है, देखिए कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर के लिए सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जनरली वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। इसका मतलब ये कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर होल्डर को अब जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो अपना कोई एसेट दे देती है,
अपना कोई एसेट दे देती है। और उसमें ये होता है कि अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का पैसा सही समय पे वापस नहीं किया, कंपनी अपना कोई एसेट डिबेंचर होल्डर को दे देती है, और उसमें ये होता है कि अगर कंपनी ने सही समय पे डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं किया तब क्या होगा? तो क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा? तो वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो उस कंपनी का जो एसेट उनके पास पड़ा है उसको बेच सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। जबकि शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर्स में देखिए, हमने पहले भी चैप्टर्स में बात करी है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रांड न्यू आप बात सुन रहे हैं, पहले भी बात हमारी हो चुकी है। शेयर्स में तो भाई शेयर होल्डर को पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो कुछ खास नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा क्या रेपुटेशन खराब करेगा और चला जाएगा, अपना शेयर बेच देगा, बट ये नहीं कह सकता कि मैं कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दूंगा अगर मुझे डिविडेंड नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि डिबेंचर होल्डर अगर वो सिक्योर्ड हैं तो वो डेफिनेटली कंपनी के एसेट्स बेच सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो पर ये एक प्योर डेफिनेशन है डिबेंचर की। कोई ये कहे कि क्या हमेशा ही कंपनी तभी डिबेंचर इशू करेगी जब अपना कोई एसेट किसी को देगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा भी दूँ, अभी पढ़े या नेक्स्ट क्लास में पढ़े, क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स हैं जहाँ पे कंपनी अपना कोई भी एसेट डिबेंचर होल्डर को नहीं देती है। वो कहता है डिबेंचर लेने हैं तो लो, नहीं लेने हैं तो मत लो, पर कंपनी अपना कोई एसेट डिबेंचर होल्डर को नहीं देगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा तो डिबेंचर होल्डर कुछ एक्स्ट्रा, अगर वो अनसिक्योर्ड है तो वो नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर वो सिक्योर्ड हैं तो उन्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक बार डिफॉल्ट हुआ, कंपनी ने पैसे देने से मना किया, तुरंत कंपनी के एसेट्स बेच दिए। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है, प्रोटोकॉल है जिसकी तरफ से डिबेंचर्स आगे बढ़ते हैं। पर ठीक है, काइंड्स ऑफ डिबेंचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा पार्ट एक्सटेंसिव हो गया और मेरी पूरी कोशिश है कि छोटे पार्ट्स बने जिससे कि आप समझ पाएं और इजीली कवर करते जाएं, और आप जानते हैं यही बात है ना। तो चलिए इस पार्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं, बहुत जल्दी पार्ट 3 के साथ वापस आऊँगा और आगे बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। Till then, take care of yourself, do whatever you want to for CS Executive and CS Professional, all subjects, Shantanu Bhandari classes. Thank you so much.